Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. This is Satyam Jain, and in this particular lecture, this will be the last lecture before UPSC CSA Prelims 2023, which is scheduled day after tomorrow on 28th of May. So उससे पहले लास्ट लेक्चर है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर लूँगा एंड हेयर आई एम. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जितनी भी अभी तक हमने ट्रिक्स और टेक्निक्स, जितने भी ट्रेंड्स देखे हैं, जितने भी पैटर्न्स देखे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस रही हैं, उन्हें मैं ट्राई करूँगा आपको एक बार पूरा मतलब ऐसे समराइज़ करने की, ताकि आपको क्योंकि आपने देख लिया कि इम्प्लीमेंट कैसे होती है, बस आपको एक जिस टाइप का एक ओवरव्यू टाइप का मिल जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाए ये करने के साथ साथ. तो यही मेरा पूरा लाइक इसमें रहेगा. तो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा. मैंने कोई डॉक्यूमेंट पे लिखा नहीं है ये, क्योंकि उससे वो नेचुरल नहीं आएगा. तो मैं बताता जाऊंगा आपको, आप सुनते जाइए, समझते जाइए. मैं ट्राई करूंगा जहाँ जहाँ मुझे क्वेश्चंस रिकॉल हो रहे हैं वो आपको रिकॉल कराता जाऊँ. सो दिस इज़ मोर लाइक ऑफ अ लास्ट रिविजन सेशन. और इस सेशन के सेकंड पार्ट में मैं डील करूंगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. टाइम मैनेजमेंट, OMR कैसे भरनी है, क्या भरना है और कब भरनी है, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है तो क्या करना है, कितने राउंड्स में पेपर करना है. ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल से जस्ट पहले क्या करके जाना है, तो वो कुछ बातें टॉक अबाउट. ठीक है, तो अगर आपको मतलब मैं ट्राई करूँगा उसका एक टाइम स्टैम्प नीचे डालने का. तो अगर आपको ये समराइज़ नहीं कर देखना है तो आप सीधा वो भी देख सकते हैं एंड यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट. तो देखिए, जितनी भी दुनिया में अभी तक हमने ट्रिक्स, टेक्निक्स, ट्रेंड्स की बात करी है, जितनी भी डिड्यूसिंग आंसर्स की चीज़ों की बात करी है, वो सब एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ पे डिपेंड करता है. वो है आपका एग्जामिनर का माइंडसेट. ठीक है, तो अब एग्जामिनर के माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है. देखिए, जब यूपीएससी का एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बनाता है तो उसको ना कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं. पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूपीएससी का पेपर हर वो इंसान दे रहा है जो जिसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से मान लीजिए एक्सेसिबल भी नहीं है ना. तो कोचिंग्स, ORN, करोल बाग, मुखर्जी नगर, इन सब चीज़ों के परे भी एक दुनिया है. राइट. तो पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट हो गई, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट हो गई कि यूपीएससी का एग्जामिनर ना ब्लफ नहीं खेल सकता आपके साथ. मतलब अगर वो किसी स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट बना रहा है, रॉन्ग बना रहा है, तो वो मतलब इनकरेक्ट बनाएगा ही बनाएगा. ऐसी चीज़ होगी कि जो श्योरली इनकरेक्ट बनेगी, उसमें वो स्कोप नहीं छोड़ेगा किसी भी चीज़ का कि नहीं ये बाद में चैलेंज हो सके या ये बाद में हमें ड्रॉप करनी पड़े. ये सब चीज़ें वो नहीं कर सकता है. राइट. ये चीज़ें सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फिर तीसरी बात ये आती है कि जितनी भी आज तक ट्रिक्स, टेक्निक्स वगैरह डिपेंड करती हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप ना कभी ट्राई करिएगा. एक स्टेटमेंट उठाइएगा, ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा आज इस लेक्चर के बाद, जिसमें आप ये ट्राई करिएगा कि आप ना उसको इनकरेक्ट बना रहे हो. रैंडम एक क्वेश्चन उठाइएगा, उसको इनकरेक्ट बनाने का ट्राई करिएगा. आपको दिखेगा कि हाँ मतलब टफ होता है, आसानी से नहीं बनते हैं क्वेश्चन इनकरेक्ट, और वो भी मतलब ऐसा है कि उसमें कोई स्कोप नहीं छोड़ना है आपको. तभी तो जो ये एक्सट्रीम वर्ड्स निकल के आते हैं, ये एब्रप्ट वर्ड्स निकल के आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसी वाली चीज़ से ये इमर्ज होते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ विद ऑल ऑफ दिस बीइंग डन, हमें अब सबसे पहली चीज़, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको जाननी है, वो ये है कि यू विल नीड अ केयरफुल रीडिंग ऑफ द पेपर. ठीक है, फोकस से आपको केयरफुल रीडिंग चाहिए होगी पेपर की. हाउएवर दिस डज नॉट मीन कि आप पेपर को स्लो पढ़ो बिल्कुल, है ना. तो ये टाइम कैसे मैनेज करना है, कितने मिनट्स में पेपर आपको देखना है कि कितना हो गया, ये हम बाद में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर को आप स्लो पढ़ो, कि आप बिल्कुल मतलब ऐसे हाँ 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 अच्छा क्या वर्ड लिखा है. लेकिन केयरफुल और फोकस रीडिंग आपको करनी है. और आपको हर क्वेश्चन में सबसे पहली जो चीज़ लगानी है वो लगानी है आपकी नॉलेज, कि यार ठीक है, मैंने नॉलेज से ये वाली चीज़ पढ़ी है और ये अभी करेक्ट है. इवन इफ़ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड्स और टेक्निक्स, अगर उसके अगेंस्ट भी जा रही है लेकिन आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लगानी है वो आपकी नॉलेज है. दूसरी चीज़ जो आपको लगानी है वो कॉमन सेंस है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, जैसे ऐसी चीज़ें हैं कि कोई इंसान बीडी बीडी के किसी शहर में रहता है, अरे ये कॉमन सेंसिकल बात है ना. न्यूनीज़ ने औरतों के बारे में क्या लिखा अपनी बुक्स में, कॉमन सेंसिकल चीज़ है. दिस हैज़ नथिंग टू डू विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स. ये मोर ऑफ अ कॉमन सेंसिकल चीज़ है कि आप कॉमन सेंस से क्या देख रहे हो. तो दूसरी चीज़ जो आपको लगानी है वो कॉमन सेंस है. अंडरस्टूड. तीसरी चीज़ जब आती है वो आती है फिर ये जो ट्रेंड्स और टेक्निक्स हैं. तो इस सीक्वेंस में आपको चलना है. तो जहाँ आप अपनी कॉमन सेंस, अपना दिमाग खोल के रखोगे, डरोगे नहीं पेपर से, पैनिक नहीं करोगे पेपर में बैठ के, थोड़ा आत्मविश्वास दिखाओगे, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाओगे, आप कर ले जाओगे पेपर को.
ठीक है, नॉलेज आपको एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंचा देगी, उसके बाद आपको आपका हेड अगर आप काम रखोगे वो बाकी काम आपके लिए कर देगा। ठीक है, तो देखिए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, बिल्कुल सिंपल से शुरू करते हैं। जहाँ भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स दिखे, एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से होते हैं, वही सब जो हमने पढ़े हैं हमेशा, ओनली, होली डिपेंडेंट, ठीक है, एनी ऑफ दीज विल नॉट बी देयर, ऑल ऑफ देम वर डूइंग दिस, दिस इज एक्सट्रीमली। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, राइट, एनी, कैन नॉट, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स आते हैं ये आते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स की कैटेगरी में। अब ये वर्ड कहीं भी डालना इसीलिए स्टेटमेंट को गलत कराता है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, जो एक्सट्रीम वर्ड्स वाली है। फिर दूसरी है बिल्कुल इसके अपोजिट ट्रिक, जो कि है जनरलाइज्ड वर्ड्स। जनरलाइज्ड वर्ड्स में क्या होता है कि जो वर्ड्स आपके ऐसे आपको दिख रहे हैं कि टोन डाउन कर रहे हैं स्टेटमेंट्स को, स्टेटमेंट्स की जो एक्सट्रीमिटी है उसको और कम कर रहे हैं, कैन बी, मे बी, right, or it helps in this particular thing, it could do this, doing this particular thing is possible, it might happen, some of these things, some of the cyclones develop an eye, right, all of the cyclones develop an eye, some of the cyclones develop an eye। देख के समझ में आ रहा है ना, पहले वाला एक्सट्रीम है, दूसरे वाला एक सिंपल जनरलाइज स्टेटमेंट है जिसको टोन डाउन किया गया है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया, फिर दो चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है वो ये आती है कि बहुत सारे, कई बार यूपीएससी जानबूझ के ऐसे करेगा कि चारों स्टेटमेंट्स में आपको सम दे देगा, या चारों स्टेटमेंट्स में आपको इज़ पॉसिबल दे देगा, चारों स्टेटमेंट्स में आपको कैन दे देगा। आजकल एक दो क्वेश्चंस में यूपीएससी ऐसा करने लगा है। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें आराम से पॉसिबल है और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव आंसर भी है, तो आप उसके साथ जा सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हम टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में बात करते हैं, वेब 3.0 कैन डू दिस, वेब 3.0 कैन डू दिस, वेब 3.0 मे डू दिस, करेक्ट, ऑल थ्री मारो अगर ऑल थ्री ऑप्शन में है। लेकिन सपोज करो ऐसे दे रखा है और सबके सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 2 3 4 सपोज करो ऐसे कोई आंसर में है ही नहीं, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में एक बार स्टेटमेंट्स को दोबारा से देखना, आपको किसी ना किसी एक स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो एक फर्टिलाइजर्स का या फर्टिगेशन का कुछ क्वेश्चन था 2020 में, तो उसमें ऐसे दे रखा था ऑल, मतलब इज़ पॉसिबल, इज़ पॉसिबल, इज़ पॉसिबल, इज़ पॉसिबल। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऐसा था जहाँ पे उसने लिख रखा था कि ऑल फर्टिलाइजर्स का ये कर देना इज़ पॉसिबल है, बाकी सब में ये नहीं था, और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस में नहीं था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होते ही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक सम वाले में था, सम स्नेक्स आर दिस, सम राइनोसॉरस आर दिस, ऐसे ऐसे करके। तो उसमें भी जब आप देखोगे और ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है, तो आपको एक स्टेटमेंट ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड, जहाँ पे कुछ इलॉजिकल सी बात आपको दिखेगी। ओके, आप उसको मार दीजिएगा और आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है कि आपको जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें क्या करना है। तो देखिए, सपोज करिए कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी होती हैं? जैसे क्वांटम कंप्यूटर हो गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से यही जो हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्पेस टेक में कुछ हो रहा है, ये मतलब जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं अलग अलग फील्ड में, अगर क्वेश्चन इनके एप्लीकेशन की बात कर रहा है कि हम इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में ये सारे स्टेटमेंट ठीक करके आइएगा। क्यों? देखिए, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए पेपर में जहाँ पे सारे ठीक नहीं होंगे, हो सकता है कोई एक गलत हो, लेकिन आप उसको गलत करने के चक्कर में या उसको ढूंढने के चक्कर में उन क्वेश्चंस को गलत कर देंगे जो बहुत सिंपलिस्टिक हैं। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपकी कट ऑफ को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादातर जनता गलत करके आएगी। तो अगर आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, तो आप उसको करेक्ट करके आइए। ठीक है, ऐसे ये बोल देगा इसी एप्लीकेशन बेस्ड में कि नहीं, हम इससे ये चीज़ तो कर ही नहीं सकते, कैन नॉट डू दिस, है ना, वी कैन नॉट क्रिएट फॉर एग्जाम्पल से पैराग्राफ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो नहीं। तो ऐसे केस में अगेन वो क्या कर रहा है, उसकी सेम चीज़ हो गया ना, इसका अपोजिट हो गया, ये एप्लीकेशन को लिमिट कर दिया। जो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी उसकी एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। तो ऐसे केस में अगेन ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी में मैंने एक चीज़ हमेशा आपको समझाई है कि एक या दो क्वेश्चंस, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी आते हैं। ठीक है, कोई भी दो टेक्नोलॉजी मान लीजिए, कोई भी दो टेक्निक्स मान लीजिए, इनके कंपैरिजन पे क्वेश्चन आएंगे। सपोज करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे कोई आ जाता है, या फिर जैसे AR और VR पे आया था, या फिर जैसे सपोज करिए इस बार क्वांटम पे और सुपर कंप्यूटर पे कुछ आ जाता है। तो ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस में पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, अगर दोनों इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बीच में कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि कुछ इंटरचेंज कर दिया गया हो।
जैसे वो बोल देगा कि क्वांटम कंप्यूटर जो है इनकी स्पीड जो है वो फॉर एग्जांपल से लीनियर होती है और सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो एक्सपोनेंशियल होती है, ऐसा कुछ करके बोल देगा। तो आपको दिख जाना चाहिए कि इसने क्या किया है, इंटरचेंज किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगली चीज़ टेक्नोलॉजी में जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मान लीजिए एक नई टेक्नोलॉजी कोई है और एक कोई पुरानी ओल्ड कन्वेंशन टेक्नोलॉजी है जो चल रही है। ये नई है, अनकन्वेंशनल है, ये कोई पुरानी ओल्ड कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसके बारे में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो करेक्ट होंगे, और ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखे हैं, मान लो ओल्ड टेक्नोलॉजी को कहीं बेटर बता रहा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, और जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को पॉजिटिव बताने वाले, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट होंगे वो आपके ठीक होंगे। तो कंपैरिजन में इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों पे। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है जब एग्जामिनर क्या करता है, ज़बरदस्ती किसी स्टेटमेंट को लंबा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कि मतलब वो बीच में कट कर सकता था आराम से, लेकिन इसको गलत बनाने के चक्कर में या और श्योरिटी से गलत बनाने के चक्कर में इसको लंबा कर रहा है। इसी को बोलते हैं कनकैटिनेट करना। कनकैटिनेट का मतलब होता है ऐड कर देना, है ना, पीछे कुछ लगा देना उसमें। तो ऐसे केसेस में आप देखते हो कि जैसे आपके ये वाली चीज़ें आती हैं, एंड नॉट, बट नॉट, वेयर एज नॉट, एज वेल एज नॉट, ये ऐसे कई सारे फॉर्म्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट चल रहा था, सोलर पंप कैन बी यूज्ड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कैन बी यूज्ड इन दिस बट दे कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस। ऐसे करके अभी वो क्या कर रहा है कि एक सिंपल स्टेटमेंट को ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में चेंज कर रहा है, बाय मॉडिफाइंग थिंग्स, बाय एडिंग थिंग्स, बाय मेकिंग देम इनकरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई है। तो ऐसे वर्ड्स आपको जहाँ भी दिखें थोड़ा सा बिवेयर हो जाइए। फिर नेक्स्ट चीज़ है, देखिए एमिशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ इसमें से ये एमिट होती है, इसका ये इम्पैक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका आंसर जो है वो आपको ऑल ऑफ द अबव मारना है। ठीक है, जैसे एक था कि सल्फर एमिशन से क्या हो सकता है, ऐसे मान लीजिए इस बार आ जाता है कि NO2 के एमिशन से क्या हो सकता है, या फिर सपोज करिए आ जाता है कि CFC के एमिशन से क्या हो सकता है, CO2 के एमिशन से क्या हो सकता है। ऐसे करके जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, मीथेन कहाँ से निकल सकती है, ऐसे क्वेश्चंस में आपका जनरली आंसर क्या होता है, ऑल होता है कि हाँ भाई ठीक है ये सारे एमिशंस यहाँ से हो सकते हैं। एक मैं इसमें आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिख जाए साफ साफ लिखी हुई तो इसके साथ चले जाइएगा, एल्स मत जाइएगा, कोई बात नहीं। वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन है होम। यूपीएससी पिछले 1-2 साल से क्या करता है कि एमिशन बेस्ड क्वेश्चन बनाता है और उसमें कुछ घर के प्रोडक्ट डाल देता है। ठीक है, एक साल उसने घर पे फर्नीचर डाला, एक साल उसने घर पे माइक्रोवेव ओवन डाला, और वहाँ पे कह देता है कि यहाँ से ये चीज़ एमिट नहीं होती है, घर की चीज़ों में से वो चीज़ें एमिट नहीं होती है। ऐसे केस में अगर आपको एग्जाम में इस बार फिर से वो चीज़ रिपीट होती हुई एज इट इज़ दिख जाए कि एमिशन वगैरह टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है और बिल्कुल ऐसे कुछ घर का ही बहुत ही जनरल सा प्रोडक्ट दे दिया जो सब घरों में दिखता है, तो ऐसे केस में आप एक बार को ट्राई करके देख लीजिएगा कि वो होम वाला स्टेटमेंट काट के आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, एल्स ऐसे स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चन से भी जो कट ऑफ है वो आपकी ड्रॉप ही होती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ऑल भी मार आओगे तब भी चलेगा, इसमें आपको कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चंस में आपका सीधा सीधा डेटा दे रखा होता है, 2.5, 3.5, 250, 197, 682, कुछ भी डेटा दे रखे होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सुन लीजिए ध्यान से। पहले सपोज करिए आपके पूरे क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट में आपका डेटा दे रखा है, बाकी 2 स्टेटमेंट्स आपके सिंपल कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो ये डेटा दे रखा है, अब प्लीज़ डेटा और फैक्ट अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई किसी मिनिस्ट्री के अंडर है तो वो एक फैक्ट है, वो डेटा नहीं है। डेटा है ये न्यूमेरिकल्स, नंबर्स, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस, ये डेटा होता है। तो डेटा और फैक्ट को हमेशा कंफ्यूज मत किया करिए, इतना रखिए कि हाँ मैं क्या बता रहा हूँ उसको एटलीस्ट ध्यान से सुनिए। तो अगर एक स्टेटमेंट में आपको डेटा दिख जाता है, सपोज करिए ऐसे कि इतना 2.5% ही ये चीज़ होती है, तो ऐसे केसेस में बहुत हद तक डेटा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनर को एक स्टेटमेंट कोई गलत बनानी है, बाकी 2 गलत बन नहीं रही हैं, वो जनरलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं, राइट। तो जो डेटा वाला स्टेटमेंट है वो कोशिश करेगा कि उसको गलत बना दिया जाए। पहली बात हो गई। दूसरी बात सुनिए, आप मान लीजिए एक कोई अगेन ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है, और इस अभी वही ये दो जो है वो जनरल हैं, और इस तीसरे वाले में 2 डेटा दे रखे हैं, यहाँ भी एक डेटा, यहाँ भी एक डेटा।
अगेन ऐसे केसेस में बहुत हाई चांसेस हैं कि ये इनकरेक्ट होगा। ओके, एक आता है आपका तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या है कि अगेन 3-4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये वाला स्टेटमेंट 2 हैं जो ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं, और जो ये वाला स्टेटमेंट है इसमें कोई एक डेटा है, और ये वाले स्टेटमेंट में आपके 2 डेटाज हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि AIIB में आपके 95 कंट्रीज़ हैं, और इसमें क्या 2 डेटा हैं कि सपोज करिए PVTG जो हैं, है ना, PVTG मान लीजिए 95 PVTGs हैं इंडिया में, और दूसरे में डेटा है PVTG इतने स्टेट्स में और इतने यूटीज़ में होते हैं। तो यहाँ पे 2 डेटा हो गए, यहाँ पे एक डेटा है। अब एग्जामिनर के लिए इस पर्टिकुलर डेटा को गलत करना बहुत आसान है, क्योंकि इसको बस ऐसे गलत किया और आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जबकि यहाँ पे एग्जामिनर को वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ इसमें कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं, काउंट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो इसको गलत करेगा। ओके, और यूपीएससी एग्जामिनर जनरली क्या करता है, पूरा स्टेटमेंट गलत बनाता है। वो कोचिंग की तरह ये नहीं करेगा कि बस हाँ ठीक है एक डेटा गलत बना दिया, एक डेटा सही बना दिया। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है आपसे कि आपको रटा रहे सब कुछ। इसीलिए जिन क्वेश्चंस में ऐसे 2 स्टेटमेंट्स हों, जिनमें एक में 2 डेटा हो, एक में एक सिंगल डेटा हो, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में एक डेटा वाला जो आंसर है, स्टेटमेंट है, वो आपका गलत होगा, 2 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर एक नेक्स्ट फंडा समझिए कि देखिए जहाँ भी चीज़ें चेंज करना आसान होता है, ठीक है, जहाँ भी चीज़ें चेंज करना आसान होता है, वो स्टेटमेंट्स को गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे सपोज करिए कहीं उत्तराखंड लिखा है, उसको हिमाचल करना बहुत आसान है, हिमाचल का उत्तराखंड करना बहुत आसान है, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट करना बहुत आसान है, नॉर्थ का साउथ करना बहुत आसान है, ईस्ट का वेस्ट करना बहुत आसान है, ग्रेटर का स्मॉलर करना बहुत आसान है, हीनयान का महायान करना बहुत आसान है, जैनिज्म का बुद्धिज्म करना बहुत आसान है, किसी एक डायनेस्टी के नाम का दूसरी डायनेस्टी कर देना बहुत आसान है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ कोई बहुत ही एविडेंट चेंज करना बहुत ईजी है, ऐसे स्टेटमेंट्स में आप देखिएगा एक बार लगा के कि हाँ यूपीएससी एग्जामिनर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वहाँ पे कुछ क्लेम कर रहा है क्या। तो जहाँ भी ऐसे इजी चेंजेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, तानसेन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसने राग इंट्रोड्यूस करे, उसने ध्रुपद गाए, उसने देवी देवताओं के नाम पे गाने गाए, और उसको जो टाइटल है वो अकबर ने दिया। अभी देखिए आप, ये अकबर को चेंज करना कितना आसान है ना, बकबर, अकबर, सकबर, कुछ भी वहाँ पे हो सकता था। तो उसको चेंज करना इज़ वेरी इजी, बाकियों को चेंज करना इज़ टफ। ठीक है, तो ऐसे हमेशा आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट्स दैट आर इजीली चेंजेबल, ऐसे स्टेटमेंट्स आप देखिए और आपका ये क्या हो जाएगा, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आप ठीक कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारी कि जब मान लीजिए मिनिस्ट्री आपकी कोई दी हुई है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये पर्टिकुलर स्कीम है, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री जनरली यूपीएससी क्या देता है, गलत देता है। ठीक है, वापस से वही बात आ गई, ऐसी चीज़ है जो गलत करना आसान है। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, किसी का भी नाम उठा के किसी का भी डाल दो, आपका सिंपल से वो गलत हो जाएगा। तो मिनिस्ट्रीज़ यूपीएससी क्या करता है, गलत देता है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी क्या आ गई, अगर आपके स्टेटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ठीक है, गलत होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन है तो गलत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही हाई। अगर 2 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं आपकी एक ही किसी डेटा में, WEF एंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WEF, OECD एंड OPEC, कुछ भी 2 ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, गलत होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें एक स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरे स्टेटमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन वाला जो ये है ये आपका गलत होगा और ये आपका सही हो जाएगा। 2017-18 से उससे पहले से ये चीज़ चलती आ रही है, ऐसी चलती है। अगर एक स्टेटमेंट में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, 2 स्टेटमेंट में 2 मतलब एक स्टेटमेंट में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन वाला गलत होगा। तो जनरली आपको जो फोकस करना है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन वाले पे करना है। अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है किसी भी एक स्टेटमेंट में, बहुत हाई चांसेस हैं कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो ये है कि यूपीएससी आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको याद रहे, रिमेंबर रहे। हाउ मच इज़ द यूपीएससी एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप जब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उनको ध्यान से देखिएगा कि क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ दे रखी है जिसको याद रखना पॉसिबल ही नहीं है।
जैसे एक क्वेश्चन क्या दे रखा था, ये एक फलाने इंसान है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई लोग हैं, उनमें से पूरे में से कैसे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको वो पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स याद हो। ऐसे ही एक चांगपा कम्युनिटी को लेकर क्वेश्चन आया था, उसका थर्ड स्टेटमेंट था कि इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अरे भाई 700 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर्ड है इंडिया में, कैसे यूपीएससी एग्जामिनर खुद ही वो चीज़ सर्च कर लेगा कि नहीं ये पूरी लिस्ट है, इसमें एक कोई ऐसी ढूंढता हूँ जो है नहीं, फिर वो दे देता हूँ। तो वो 10 बार 10 ट्राइब उठा रहा है, उस पूरी ट्राइब के लिस्ट में सर्च कर रहा है, फिर उसको दिख रहा है अच्छा हाँ आप जाके एक ट्राइब। दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से देखना है। फलाने इंसान वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फलाने इंसान वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके ठीक होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट के बियॉन्ड वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है आपकी चीज़ें याद हों। ओके, नेक्स्ट आता है कि दो तरीके के स्टेटमेंट्स एक क्वेश्चन में डाल देता है, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, एक होते हैं सब्जेक्टिव वाले। क्या होता है ये सब्जेक्टिव वाले? क्या होते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इस चीज़ में हेल्प करता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो इस चीज़ में हेल्प करता है। इसमें तीसरा स्टेटमेंट पता है क्या डाल देगा? तीसरा स्टेटमेंट डाल देगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो जब डिक्रीज होता है तो बैंक को ये पता चलता है कि ये इंक्रीज हो गया, और वो पता चलता है कि वो डिक्रीज हो गया, तो अब बैंक ये करते हैं और वो करते हैं। यहाँ पे सब क्या कर देगा, इसको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ लेके जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी की तरफ लेके जाएगा। ऐसे स्टेटमेंट्स आपके गलत हो जाते हैं और ऐसे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि भाई क्या चल रहा है, फैक्ट कहाँ है और आपका नॉर्मल स्टेटमेंट कहाँ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे जनरली पूछ लिया था कि ये कोई दाल है, ये कोई क्रॉप है, और ये तो भाई खरीफ भी होती है, राबी भी होती है। ठीक है, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। दूसरा क्या पूछ लिया साथ साथ में, ये क्रॉप है भाई, और ये ना भारत में जितनी भी क्रॉप उगती है 70% जो है वो यही क्रॉप है। आई बात समझ? इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये साफ साफ गलत हो जाएगा, ये साफ साफ ठीक हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। देखिए यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है। ओके, तो दो तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, यूपीएससी हमेशा वेलफेयरिस्टिक पॉपुलिस्ट चीज़ें, जो चीज़ें आपकी वल्नरेबल सेक्शंस को एम्पावर कर रही हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उनके पॉजिटिव में स्टेटमेंट देगा या फिर उनको प्रमोट करेगा। तो आपको जहाँ भी ऐसा कुछ दिखे तो आप उसको करेक्ट करिए, है ना। बी अ बिट पॉपुलिस्ट इन योर अप्रोच कि भाई ऐसा करने से गरीबों के हाथ में फ़ोन आ जाएंगे, हाँ जी आ जाएंगे। ऐसा करने से गरीबों के घर में राशन चला जाएगा जी। ऐसा करने से विमेन एम्पावरमेंट होगा। विमेन जो हैं उन्होंने मुद्रा लोन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, उन्होंने बहुत सारे लोन्स लिए हैं। सही है ये स्टेटमेंट्स। SC/ST जो है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है बहुत सारे लोन्स ले लिए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट कर लिए हैं। सही है ये स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे यूपीएससी दो चीज़ें याद रखे, पॉपुलिस्ट हो रहा है प्लस गवर्नमेंट फेवरिंग हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कराना, ये काम गवर्नमेंट एजेंसीज़ के नहीं होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ आपके लिए प्रमोट करती हैं उन चीज़ों को। तो अगर यूपीएससी ऐसा कुछ भी बना रहा है तो उसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, वहाँ पे ज़्यादा ठीक होने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसी एक चीज़ क्या आती है, डेमोक्रेसी। जहाँ भी आपके डेमोक्रेसी फेवरिंग स्टेटमेंट्स होंगे, जहाँ भी आपके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फेवरिंग स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, ये सारे दुनिया भर के काम होते हैं, ग्राम सभा करवाती है। ठीक है, ग्राम सभा को ये पावर हमने दी हुई है। ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, दी स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दिख रही है, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स दिख रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी ठीक। ओके, मैंने बता दिया गवर्नमेंट की पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी अगेन आपकी ठीक मिलेंगी। ओके, ठीक है। हमेशा एक चीज़ सोचिए कि कोई क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो क्यों पूछा जा रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक को उठाया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज करिए कोरल रीफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, कोरल रीफ से एक स्टेटमेंट दिया, दूसरे स्टेटमेंट दिया, तीसरे स्टेटमेंट में कह दिया कुछ ऐसा और बोल दिया कि ये ना मैंग्रोव करते हैं। अरे क्वेश्चन तो कोरल रीफ के बारे में चल रहा है, मैंग्रोव कहाँ से आ गए इसमें। तो ऐसे केसेस में ये स्टेटमेंट की गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा देखिए
कि जब भी कोई चीज़ चल रही है, जब भी कोई बात हो रही है, जैसे चांगपा कम्युनिटी थी, उसके बारे में सेकंड स्टेटमेंट यूपीएससी ने बनाया कि ये लोग जो हैं ये पश्मीना गोट से कुछ शॉल्स वगैरह बनाते हैं, पश्मीना वूल से कुछ भी, मतलब ऐसे करके एक स्टेटमेंट था। अभी ये क्या कर रहा है, ये चांगपा कम्युनिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो इसमें वो ऐसे नहीं है कि भाई वो पश्मीना गोट को चेंज कर देगा कि नहीं कोई टश्मीना गोट होगी, ऐसा नहीं होता है। उसी में एक स्टेटमेंट था कि वो उत्तराखंड में रहते हैं। अब ये देखो चेंज करना कितना आसान है। क्या पता हिमाचल में रहते हो, क्या पता लद्दाख में रहते हो, क्या पता जम्मू कश्मीर में रहते हो, बहुत आसान है चेंज करना, लेकिन पश्मीना टश्मीना नहीं कर रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपकी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एक चीज़ जो मैं अक्सर सिखाता हूँ कि जब भी कोई दो चीज़ें ऐसी स्टेटमेंट में हों जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हों, तो इनमें से ही कोई एक स्टेटमेंट होगा। मान लो ऐसे बोल दें कि क्लाउड जो है वो इस चीज़ का राइज कराते हैं, क्लाउड जो है वो इस चीज़ को फॉल कराते हैं, इनमें से ही एक स्टेटमेंट होगा। आगे बाकी दो स्टेटमेंट्स क्या हैं वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि अब इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो एक दूसरे के काउंटर हो गए हैं। तो जो ये कवर नहीं करेगा वो सब ये कवर कर लेगा। तो इनमें से कोई एक ही आंसर होगा। आपको बैठ के आराम से फिगर आउट करना है कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली एक मैं आफ्टर इफेक्ट टेक्निक बोलता हूँ। तो आफ्टर इफेक्ट टेक्निक में क्या होता है कि ऐसे दो स्टेटमेंट्स आपको मिल गए अगर जिनका सेम इफेक्ट हो रहा है, जिनका जो इफेक्ट है लास्ट में वो सेम है, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते, है ना। ऐसे वाले केसेस में बोल रहा हूँ जहाँ पे सीधा ऐसे ए बी सी डी पूछ लिया और दो के सेम इफेक्ट हैं, जैसे मान लो इंक्रीजेज SLR और इंक्रीजेज CRR, तो ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों के इम्पैक्ट सेम है। SLR बढ़ाने से भी मनी सप्लाई कम होगी, CRR बढ़ाने से मनी सप्लाई कम होगी। तो ठीक है, अगर ऐसे पूछ रहा है कि मनी सप्लाई इनमें से किससे रिड्यूस होगी और क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दे दिया, इंक्रीजिंग SLR इंक्रीजिंग CRR, अब इन दोनों के इफेक्ट है सेम, तो ये दोनों नहीं होंगे आंसर में। बात समझ में आ गई? तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे मैं ऊपर समझा रहा था, ऐसे दे देता है कोल्ड मिक्स हॉट मिक्स, तो इनमें से कोई एक ही होगा। फिर ऐसे दे देता है FDI जो है वो डेट वाला है और दूसरा दे देगा नॉन डेट वाला है, तो अगेन इसमें से कोई एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको हमेशा देखने हैं ये पर्टिकुलर चीज़ें। ओके। फिर एक टेक्निक होती है जिसको मैं बोलता हूँ लास्ट रिजॉर्ट टेक्निक। लास्ट रिजॉर्ट टेक्निक क्या होता है कि भाई जब कुछ नहीं आ रहा और मार्क करना ही है तो क्या मार्क करें। तो हमेशा PYQs को याद करिए, हमेशा UPSC ने क्या थीम्स को हमेशा पकड़ा उनको याद करिए। अगर आपको उसमें से कुछ दिख रहा है कोई एक, तो उसको ही माराइए। ये होता है ब्लाइंड गेस। ठीक है, मैं ये बहुत कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन ये एक चीज़ है करने की। तो कैसी चीज़ें UPSC ने सपोज करी, जैसे लास्ट ईयर कोइन पूछ लिया, ठीक है, इस साल हो सकता है कुछ नाम दे दे, बोले कि ये पोर्ट थे या फिर ये फलाने थे दिमाग थे, तो पोर्ट UPSC पूछता है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है होता है। तो ऐसा हो सकता है कि पोर्ट ही आपका आंसर हो। ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, टाइगर रिजर्व कोई है, अशोका, बुद्धिज़्म, विजयनगर, ये चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें आपकी हमेशा UPSC के आंखों के सामने रहती है। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वापस से उस पर्टिकुलर एरिया से कोई क्वेश्चन उठा के रिपीट किया हो। फिर एक आती है आपकी GBW ट्रिक, में बहुत टाइम से समझाता हूँ ये क्या होती है, अननोन फॉर अननोन। अननोन फॉर अननोन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए स्टेटमेंट में ऊपर कोई अननोन फैक्ट दे रखा है कि भाई आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना, कोई ऐसी नई सी किताब दे दी, तो इसमें नीचे जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो सबसे अननोन स्टेटमेंट है वही इसका आंसर होगा। तो अननोन फॉर अननोन, अननोन के लिए अननोन, ऐसे करके आपको अगेन क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि कोई भी चीज़ इकॉनमी में या कहीं भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करना, स्टेडली इंक्रीज़ करना, ये क्या होती है, बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बदलते वक्त के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि कभी वो कंसिस्टेंटली उस लेवल पे ना चली हो, एक पर्टिकुलर ईयर में गिर गई हो, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कंसिस्टेंटली स्टेडली ये जो चीज़ें होती हैं ये जनरली आपकी गलत मिलती हैं। ऐसे आपका एक क्या आता है, कंटेम्प्रेरी, ये इसके कंटेम्प्रेरी थे, ये इसके साथ ही घुमा फिरा करते थे, अगेन हाई चांसेस ऑफ दिस बीइंग इनकरेक्ट। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई, आगे चलें। फिर कभी कभी ना स्टेटमेंट्स के पीछे ज़बरदस्ती के एडजेक्टिव लगाते हैं उनको गलत कराने के लिए। सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा है, फिर एकदम बोल देगा पावरफुल। सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है, ग्रेटली अचीव्ड। सिंपल स्टेटमेंट दे रहा है और भी वेरी वेल डेवलप्ड, है ना। लेटेस्ट सॉइल इज़ वेरी वेल डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। लेटेस्ट सॉइल एग्जिस्ट इन उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, या राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश हैव लेटराइट सॉइल, वेरी वेल डेवलप्ड, गलत हो गया। तो ज़बरदस्ती के एडजेक्टिव्स लगा के, कंकैटिनेशंस लगा के जब स्टेटमेंट्स बनाए जाएं तो ये गलत होंगे।
फिर आपका नेक्स्ट आता है वर्ड ब्रेकिंग। ये मैंने कई बार समझाया है ना, वर्ड को ब्रेक करके देख लो। एम स्ट्राइप्स हो गया, R2 हो गया, पोलर कोड हो गया। थोड़ा सा वर्ड को ब्रेक करके देखो, देखो एटिमोलॉजिकली कि कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शंस में, कुछ ना कुछ दिखेगा। अगर आके खोल के प्रेशर हटा के देखोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ कि स्टेटमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, AR VR LG 4LG 4LT 4LT। फिर और देख लेते हैं और क्या है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं ना, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो ऐसी चीज़ों में हमेशा वही बात है कि गवर्नमेंट के लिए जो पॉजिटिव लाइट्स हैं, गवर्नमेंट के लिए जो इमर्जिंग लाइट्स हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश करी जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट तक क्या पूछ लिया था, इनमें से क्या एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अब अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पता है कि जितने भी वो ऐसे सोर्स प्लेटफॉर्म्स बनाती है वो ह्यूमन सेंट्रिक हैं, वो जनता सेंट्रिक हैं, कि भाई जनता चाहे तो इनको यूज़ करके कुछ बेटर डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर सकती है। समझ में आई बात? तो ऐसे करके ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमेशा थोड़ा ध्यान से देखिए कि गवर्नमेंट की जो भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है या गवर्नमेंट के किसी इनिशिएटिव के बारे में दिया गया है, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा पिछले ही मतलब कुछ टाइम में, तो इस पर्टिकुलर वजह से वो स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाएगा। फिर कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये गलत हो जाता है। फिर एक फेज़ 2 साल से चल रही है एंडोर्स्ड, कि इसने इसको एंडोर्स किया, इसने इसको एंडोर्स किया। अब दिस इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड स्टेटमेंट कि भाई एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया मतलब हाँ चलो ठीक है, इस टॉपर ने इस कोचिंग को एंडोर्स किया, है ना, इस टॉपर ने सारी कोचिंग्स को एंडोर्स किया, तो ठीक है, मतलब एंडोर्स कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ 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 किया था, आपके यहाँ से कुछ तो किया था, एक PDF यूज़ करी थी आपकी, तो एंडोर्स कर रहा है, थोड़ा सा एंडोर्स कर देना। ओके। फिर एक चीज़ जो मैं अक्सर सिखाता हूँ, अगर 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसमें ऑल जो है वो आंसर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे ईजी ढूंढो कि भाई सबसे आसानी से कौन सा गलत हो रहा है इनमें से। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे दिखेगा सबसे आसानी से इनमें से कौन सा गलत हो रहा है। तो 5 या उससे ज़्यादा जब भी आपके बैठे हो चीज़ें, तो एक ना एक उनमें से इनकरेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर नहीं होना है। फिर एक चीज़ मैंने रिसेंट में आपको सिखाई थी कि मान लीजिए कोई एक एक्ट दे रखा है ऊपर, उस एक्ट के बारे में एक प्रोविज़न दे रखा है, उसके नीचे एक सेकंड प्रोविज़न दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सोर्स बदल दिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, यहाँ पे कोई दूसरे एक्ट का नाम लिख दिया। दिक्कत यही है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एक्ट की बात कर रहे थे। तो जो इस क्वेश्चन में तुम प्रोविजंस दोगे वो वहीं से उठा के दोगे ना कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर एक्ट में ये प्रोविजंस हैं, कैसे अपने मन से सोच के कहीं भी रख दोगे। करेक्ट। तो प्रोविजन वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको एक गलती ऐसी होते हुए दिखेगी। फिर कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे एक फ्रेज होता है एंटायर इंडियन कोस्ट, 2-3 बार गलत करा चुका है यूपीएससी से। एंटायर इंडियन कोस्ट पे हमें ड्यूगोंग मिलता है, एक शायद ऐसा स्टेटमेंट था। एंटायर इंडिया कोस्ट पे हमें मोनाजाइड मिलता है, ऐसा स्टेटमेंट था। तो ऑब्वियसली ये सब क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है। फिर ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि नॉर्थ का साउथ कर देगा, ईस्ट का वेस्ट कर देगा, स्टेट का नाम चेंज कर देगा, ये सब चीज़ें तो होती हैं। फिर एक जो ट्रिक है वो है हिस्टोरिकली अनवेरीफाइबल थिंग्स, जिनको आप हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। न्यूनीज ये कह के गया, कौटिल्य ने ये कहा, ये चीज़ें कोई वेरीफाइबल नहीं है। इनके लिए कोई लिमिटेड सोर्स नहीं है कि बस एक हमने न्यूनीज की कोई न्यूनीज के बारे में कहीं एक एनसीईआरटी में पढ़ लिया तो हम श्योर हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। राइट। इनको एक्सेप्ट करने का या फिर इनको ऐसे मतलब मेक श्योर करने का कि उन्होंने सब कुछ ठीक लिखा है, इट इज़ वेरी टफ। तो ये चीज़ तरीके से नहीं होती है। ठीक है। इसके बेसिस पे तो कितने सारे क्वेश्चंस हुए हमारे, हमारा न्यू न्यूज़ इसके बेसिस पे, कौटिल्य इसके बेसिस पे, दशेर कथा इसके बेसिस पे। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज़ों से हमारा अच्छा खासा भला होता है। ठीक है। फिर मैं एक चीज़ बता ही चुका हूँ कि जब भी आप डाउट में हो किन्हीं 2 ऑप्शंस को लेके या किसी क्वेश्चन को लेके, थोड़ा PYQ याद करके देखो, थोड़ा देखो वो स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट जैसा बनाया, थोड़ा सा देखो इससे आपको कौन सा PYQ बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे केसेस में जब आप देखोगे तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा दिखने के चांसेस हैं, जो फिर आप उसको आंसर मार देना और आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे दिस इज़ द आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर डील ओरिजिनेटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, या फिर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मीट, या इट वॉज लॉन्च्ड एट दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसे केसेस में क्या होता है, इन सच केसेस मोर देन 90% टाइम्स दीज थिंग्स आर इनकरेक्ट। ठीक है। ये इसका आउटकम था, ये पेरिस क्लाइमेट डील का आउटकम था, ये इसका ये था, ये इसका वो था। ऐसे केसेस में दिखता है कि नहीं इशू है और इसलिए थोड़े कम मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये चीज़ में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर ऐसे कुछ वो यूज़ करे गए हों, फ्रेजेस यूज़ करे गए हों, तो आप इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है सर, आगे चलें।
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एक क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स में सिमिलर डेटा लिखे हैं तो उसमें से एक स्टेटमेंट ठीक होगा ही होगा। एक क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट में अगर सिमिलर डेटा लिखे हैं, 60% ये होता है तो ये होता है, 60% ये होता है तो वो होता है, ऐसे केसेस में एक स्टेटमेंट उनमें से ठीक होगा, क्योंकि एल्स इट इज़ वेरी टफ फॉर द एग्जामिनर कि वो दो ऐसी चीज़ें ढूंढ के लाए जिनमें सेम वो हो और फिर उनको गलत कराए। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि इनमें से एक चीज़ जो है वो ठीक होने वाली है। फिर एक जो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल इंग्लिश में सुने ही नहीं है ना, रेस्टिट्यूशन, करेक्ट। तो ऐसी चीज़ें, वाइल्स्ट, ऐसी चीज़ें आप देखिएगा कि आप इन चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं हुई है। यहाँ पे उठा के क्या करा गया, कॉपी पेस्ट करा गया है और बाकी स्टेटमेंट्स को खुद से बनाया गया है। ठीक है सर, चीज़ समझ में आ गई है। फिर पेयर्स वाले में मैं बता चुका हूँ, है ना, मैंने अपने 2021 वाले में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने कैसे किया था। तो पेयर वाले आते हैं तो या तो 2 पेयर या 3 पेयर, इन्हीं में से जनरली आंसर आपका होगा। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा नॉलेज से क्या याद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद 2 पेयर 3 पेयर इन सब पे आप चले जाइएगा। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। जस्ट लेट मी सी, अगर और कुछ बचता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, एल्स मैं आपका सेकेंड वाला पार्ट जो है वो एड्रेस कर दूँगा अभी। हाँ, एक चीज़ ये है कि कभी कभी ना यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें एक स्टेटमेंट में डेटा जो है वो बहुत ही लोअर साइड पे होता है। तो जब कभी आपका डेटा बहुत लोअर साइड पे आपको दिख रहा हो ना, है ना, जैसे लोअर साइड क्या होती है, 10%, 1/3, 1/4, ऐसी चीज़ें थोड़ी लोअर परसेंटेज पे होती है। तो चीज़ों का हाई परसेंटेज पॉइंट पे होना थोड़ा सा हमेशा आपको एक फीलिंग ऑफ देना चाहिए कि यार ये गलत है, और जब वो लोअर साइड पे है तो वो ठीक हो सकता है। 90% ऑफ द बर्ड्स लिव इन कर्नाटका गलत हो सकता है, 10% ऑफ बर्ड्स लिव इन कर्नाटका सही हो सकता है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान अपना रखना है। ओके, और मैं देख लेता हूँ अगर कुछ बचा है तो। ये सब मैंने करा दिया आपको। फिर ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार, ये हो गया भाई, इतना ही था, मुझे इतना याद आ रहा है। अगर आपको इनके अलावा कुछ याद आ रहा है तो आप इसी चैट के कमेंट में लिख दीजिएगा और बाकी लोग भी उसको देख पाएंगे। आपका भी एक बार एक कंपाइलेशन बन जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो की कि आपको एग्जामिनेशन हॉल पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई ऐसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने करने हैं। तो देखो मैं ये कहता हूँ ना कि इसको ना आपके लिए कोई आंसर, दूसरा आंसर कर नहीं सकता है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपने अगर कोई मॉक दिए हैं तो, या फिर आपको एक बेसिक आइडिया है तो कि मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ तो क्या होता है। मैं से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100 के 100 अटैम्प्ट करो। ठीक है, जो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये गलत हो जाएगा, ऐसे केसेस में आप इस चीज़ को रहने दो, स्किप कर दो। जहाँ पे एकदम ही फैक्चुअल पूछ लिया, ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये टर्म क्यों थी न्यूज़ में, अब ऐसी चीज़ मान लीजिए नहीं पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, उसे स्किप कर दो, अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि वहाँ पे रिस्क है ज़्यादा, वहाँ पे गलत होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई कितने राउंड में पेपर करें। तो देखिए आजकल 3 राउंड में पेपर करना हो गया बहुत मुश्किल। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी, अगर आपने अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है आपके लिए तो ठीक है, प्लीज़ इस मोमेंट पे आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो वेट कर रहे थे थोड़ा स्ट्रैटेजिकली वो करने का। तो जो राउंड्स हैं, तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि आपके 2 राउंड्स होने चाहिए किसी पेपर के। 2 राउंड्स का मतलब क्या होता है कि आप पहले क्या करते थे, एक राउंड करते थे, उसमें जो आपके बिल्कुल शॉर्ट है उनको मार्क करते थे, फिर 50-50 वाले को मार्क करते थे, फिर आप लास्ट में आते थे और देखते थे कि अब तीसरे राउंड में क्या बचा है। मुझे लगता है कि आपको पहले राउंड में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस मार्क करने चाहिए। इससे क्या होगा, ठीक है यार, देखो किसी को भी पहले राउंड में नहीं तो 25-30 क्वेश्चन से ज़्यादा मार्क नहीं करने आ रहे होते हैं, क्योंकि डर भी लग रहा होता है और आपके ऐसे भी लगता है कि यार गलत ना हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर आप फुल्ली श्योर हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर सपोज़ करिए कि आप फुल्ली श्योर नहीं हैं, ओके, क्या आप ऐसा कुछ मिरेकल हो जाएगा कि 1 घंटे बाद आके या 15 मिनट बाद आके या 20 मिनट बाद आके आप उसका आंसर चेंज कर दोगे। और मैं ये तो कह ही नहीं रहा आपको कि आप साथ साथ वो हमारा भारो, मान लो आपको बाद में चेंज दिख भी गया, बहुत एविडेंटली ऐसा कुछ दिख भी गया कि यार ये बदलना है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बदल लेना, लेकिन फॉर नाउ उसको मार के आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। सपोज करिए एक क्वेश्चन है, उसमें 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4। अब नीचे ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, सी है 1 and 4, डी है ऑल ऑफ द अबव। सपोज करो ऐसे करके आपके 4 ऑप्शंस बने हैं। अब पहले तो ये 4, ठीक है,
फिर आपके ये 4, जो ये पूरे 4 हैं, तो आपको ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जब पहली बार के पढ़ेंगे आप उस टाइम पढ़ चुके हैं, फोकस से पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, सपोज ये और ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, अब आपके ये 2 बचे। अब आप जब वापस घूम के आओगे इसमें आपको ऐसा क्या नया याद आ जाएगा, तो कोशिश करो इसको देन एंड देयर मार्क करके ख़त्म करने की, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत सारा डबल रीडिंग का, ड्यूअल रीडिंग का टाइम अपना बचा लोगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई OMR कब भरनी है। तो देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैं एक चीज़ ट्राई करता हूँ कि जब घड़ी में या तो 1:20 हो गए हों, या फिर मेरा जो पहला राउंड है वो पूरा हो गया हो, तब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं OMR को भर लूँ। उससे आइडिया 2 लग जाते हैं। एक तो ये लग जाता है सबसे पहले आइडिया कि भाई ओके, दिस इज़ इतना टाइम में मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे बस शांति से बैठ के OMR भरना है। तो ऐसी चीज़ में ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि ऐसे कैसे हो रहा है। ओके, OMR आप कितनी देर में भर रहे हैं। हर क्वेश्चन के बाद OMR भरना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन का जो फ्लो है, जो दिक्कत है वो टूटती है और लास्ट में जाके पैनिक क्रिएट होता है अगर आपको OMR भरना रह जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग 25-25 क्वेश्चंस के बाद भरते हैं, वो भी एक ठीक स्ट्रैटेजी है, उसमें भी बुराई नहीं है, क्योंकि हर 25 मिनट बाद आपको ये पता रहेगा कि आप कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मतलब हर 25 क्वेश्चन बाद कितना टाइम हो चुका है ये पता रहेगा, और ये पता रहेगा कि ये भाई ख़राब क्या कर सकता है। ओके, सो इस पर्टिकुलर केस में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप OMR कब भरेंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, OMR बहुत ध्यान से भरिएगा प्लीज़। आराम से देखिए क्या लिखा है, ए पे मार्क किया है, अब जाइए ए पे पेन ऐसे छोटा सा ऊपर से देखते जाइए, फिर जाके पेन रखिए, मार्क करिए। तो बहुत ध्यान से OMR भरिएगा, OMR में गड़बड़ मत करिएगा। स्टार्टिंग में आपको OMR के टॉप पे अपना रोल नंबर भरना होता है, फिर जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर कौन से सेट का है वो भरना होता है, ठीक है। 1-2 चीज़ें और भरनी होती हैं, कौन सा पेपर में आए हो ये भरना होता है, ऐसे कुछ 1-2 चीज़ें भरनी होती हैं। इनको बहुत ध्यान से भरिएगा। इसमें सबसे पहले 0 होती है, फिर 1, फिर 2, तो सबसे पहले 0 आ रही है तो 0 भर रहा हूँ, ऐसे करके ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, फिर वो पैनिक करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, फिर वो फ्लूइड मांगते हैं, फ्लूइड अलाउड नहीं होता है, वाइटनर अलाउड नहीं होता है, ब्लेड अलाउड नहीं होता है, ये सब चीज़ें आप नहीं यूज़ कर सकते अंदर, ठीक है। तो बेटर चांसेस क्या हैं कि आप ध्यान से ही भरें। इसके लिए इवन अगर आपको पेपर के टॉप पे लिखना ही पड़े ना, जाके फिल द OMR केयरफुली, तो लिख दीजिएगा पहले क्वेश्चन के टॉप पे, 100 क्वेश्चन के लास्ट में लिख दीजिएगा फिल द OMR केयरफुली। तो ये चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अगर गलती हो भी जाती है तो प्लीज़ पैनिक मत करिएगा कि अब क्या करें, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ वापस नहीं आने वाला है। टीचर से आर्ग्यू मत करिएगा, ठीक है। जैसे ही गलती हुई उनको बता दीजिएगा एंड देन आराम से बैठ के आगे अपना काम करिए, ठीक है। फिर मान लीजिए टीचर जो है वो क्लास में बात कर रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स पर आपको ऐसे टीचर मिलते हैं जो क्लास में बात कर रहे होते हैं, तो बहुत ही पोलाइटली हाथ जोड़ के इनसे बोलिएगा कि मैम प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर सर प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर आप थोड़ा सा इधर उधर होकर बात कर ले तो आराम से पेपर दे पाएंगे, ठीक है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर चीज़ बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो कहने में कोई बुराई नहीं है, बस लड़ना नहीं है। फिर CSAT के लिए कुछ 1-2 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात क्या, ईगो क्रश करके जाओ बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अरे मेरे से इतना आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं देखता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाता हूँ इस क्वेश्चन के चक्कर में, आज बाकी सब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। फिर स्किप एंड हॉप, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग लिस्ट में क्या था, आपकी वीक लिस्ट में क्या था, ठीक है। आपको 3 लिस्ट कॉन्सेप्ट पता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, आपका होता जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इजी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो पेपर के बिल्कुल एंड में हों, किन्हीं 2 क्वेश्चंस के बीच में छिपे हुए हों, लेकिन आप उनको देख लीजिएगा। अगर आप काम रहेंगे तो आपको वो दिखेंगे। CSAT में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कैलकुलेशन। जब आप CSAT में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत आराम से करिए। इफ़ यू आर गुड एट कैलकुलेशन तब तो ठीक है, तब तो आप भगा सकते हो। इफ़ यू आर नॉट गुड एट कैलकुलेशन तो आराम से धीरे से बैठ के कैलकुलेशन करिए। कोई जल्दबाजी नहीं उसको भगाने की, कोई जल्दबाजी नहीं है कि वो अभी की अभी आपका निपटे, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। तो बहुत ध्यान से 8 और 5 कितने होते हैं जोड़ जोड़ के लिखना है, नहीं तो बहुत सारे लोग यहीं पे ऐसी चीज़ों में गलतियां करते हैं। ओके, GS और CSAT के बीच में कोई आंसर्स नहीं चेक करने हैं, कीज़ नहीं मिलानी है, ये सब नौटंकी नहीं करनी है। आपको नहीं पता है कट ऑफ कितनी गिर रही है, साल दर साल जो है वो कट ऑफ नीचे जाती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ बैठ के ये सब मत करने लगेगा, क्योंकि आप चेक ज़्यादातर वो क्वेश्चन करोगे जिन पर आपको डाउट होगा,
जब डाउट ज़्यादा दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे गलती भी ज़्यादा दिखेंगी, गलती ज़्यादा दिखेंगी, आप बेफालतू में डिमोटिवेट हो गए तो क्या मतलब है। तो ये सब चीज़ें मत करिए, ठीक है। GSO CSET के बीच में थोड़ा आराम से कुछ फ्रूट ले लिए, ये सब कर लिया, ऐसे करके अपना पेपर जो है वो आराम से तसल्ली बख्श फिर दूसरा दे के आइए, ठीक है। और कुछ फाइनल वर्ड्स हैं मेरे, जो भी मेरी टिप्स थी, जो भी बातें थी, वो मैं ऑलरेडी ऊपर बोल चुका हूँ। अगर आपको इस फिर भी कुछ लगे कि ये वाली चीज़ मुझे जाननी है तो मुझे बता दीजिएगा, आई एड्रेस इट, मुझे आप ग्रुप में टैग कर दीजिएगा, तो वहाँ पे वो बात हो जाएगी। इसके बाद अगर कुछ भी आपका ऐसा डाउट है तो मुझे लगा कि मैंने जितनी भी चीज़ें करी हैं, जैसे मैं जब पेपर भरता था बहुत लोग का यही डाउट था कि आपने कैसे किया, तो मैंने इस बार पहले राउंड में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, 50-50 वाले भी अटैम्प्ट कर दिए थे। तो उससे क्या हुआ था कि मैं शायद 70 के आसपास से 60 प्लस कुछ, तो मतलब ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पहुँच गया था मैं पहले राउंड में। फिर दूसरे राउंड में जो बाकी के बचे हुए थे 20 क्वेश्चन वो कर लिए और अपना डन हो गया। तो मैं तीसरे राउंड चौथे राउंड इस सब में नहीं जाता हूँ, ज़्यादा मैं विश्वास रखता हूँ इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो फाइनल वर्ड्स आपके लिए यही हैं, देखो जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, जो रिवाइज़ करना था कर चुके हो, पेपर में बहुत लिमिटेड चीज़ें आती हैं आपकी पढ़ी हुई, ठीक है। और ये सबके साथ है, कोई कितने भी सालों से तैयारी कर रहा हो, पेपर में पढ़ी हुई चीज़ें लिमिटेड आती हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि UPSC आपकी कोचिंग्स, आपके इन सब के परे के बच्चे भी देख रहा है। वो बच्चे जो कहीं जंगल में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो कहीं गाँव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं आ सकते, जिनको नहीं पता विजन की मैगज़ीन क्या होती है, राइट, वो भी तो तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी तो है UPSC। तो प्लीज़ ऐसे एकदम से परेशान मत होइए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं कि यार ये टफ़ हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए दूसरी बात यह है कि हर साल से वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, ठीक है। 2020 में जितनी थी उससे ज़्यादा, 2021 में जितनी थी उससे ज़्यादा 2022 में हुई, 2022 में जितनी थी उससे भी ज़्यादा 2023 में। तो मोर देन 15,000 पीपल विल राइट मेंस टीचर, बहुत बड़ा नंबर होता है ये, बहुत बड़ा नंबर होता है 15,000 बच्चों का। तो उसमें आना टफ़ नहीं है अगर आप थोड़ा सा अपनी शांति से, अपने काम और पेशेंस से पेपर करेंगे तो, ओके। प्लीज़, डर से कुछ नहीं होता है, ठीक है, डर से कुछ नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। डर के आप अपना ख़राब ही करते हैं उल्टा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जस्ट जाने से पहले आपको क्या करना है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन लीजिए तो थोड़ा सा आपको पंप कर दे, या कोई भजन सुन लीजिए तो थोड़ा सा आपको काम कर दे, ठीक है। और कुछ OMR, मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ MCQ सॉल्व करके चले जाइए अंदर, वापस से अपना 2022 का पेपर सॉल्व करके चले जाइए अंदर। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा उस ग्रूव में रहेंगे, ठीक है। जब तक एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हो अब जाके, और जब तक क्वेश्चन पेपर आपके सामने नहीं आता है तब तक पैनिक होता है। एक बार क्वेश्चन पेपर आ गया, बस शांति से एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना है, अप्रोच करना है, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। भगवान के ऊपर थोड़ी चीज़ें छोड़ दीजिए, उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, उनको करने दीजिए, ज़्यादा अपनी टांग मत अड़ाइए। तो लेट द गॉड डू, और वो आपके लिए गलत नहीं करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अच्छे से करिए, और इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हमेशा याद रखिए कि आपकी जो मेहनत है वो आपकी अपनी है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। आपका रिज़ल्ट, आपका नंबर, आपके मार्क्स, आपकी मार्कशीट्स, आपकी CSAT, आपकी GS, ये सब बाद में है। सबसे पहले आपकी मेहनत है, आपके सपने हैं, वो आपने देखा, उनके लिए मेहनत करी, इसी चीज़ के लिए सारी दुनिया प्राउड हो ना हो, आपको अपने ऊपर प्राउड होना है। यू शुड टेक प्राइड इन इट, ओके। अभी के लिए इतना ही है। मेरा कोई लास्ट मैसेज होगा तो मैं वो चैनल पे ही डाल दूंगा इन अ फॉर्म ऑफ अ वॉइस नोट। इससे ज़्यादा मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं, ना कुछ कहने के लिए है। एक बार अभी लिख के जाइए यहीं पे, ये रिजॉल्व लेके जाइए, ये नहीं कि मैं क्लियर करूँगा, ये नहीं कि मैं क्या करूँगा। आई विल स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर आई विल गिव द पेपर विद काम एंड कॉन्फिडेंस। ये चीज़, ये रिजॉल्व आप यहाँ से लेके इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ये रिजॉल्व लेके आप इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ये रिजॉल्व लेके अब आप अपनी चेयर से उठेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको अपने आप को याद दिलानी है, पेपर में बैठने से पहले भी, CSAT स्टार्ट करने से पहले भी याद दिलानी है कि भाई कोई बात नहीं, 25, 26, 27 क्वेश्चन से करने होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 80 क्वेश्चन मत देखो, ठीक है। 27, 30 क्वेश्चन करने हैं, वही देखते हैं, और जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन ईजी छिपा के रखे हैं, चलो ट्रेजर हंट करते हैं। ये चीज़ आपको खुद को याद दिलानी है। आई विल स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। दिस इज़ माई ईयर, आई एम गोइंग टू मेक इट, दिस विल बी माई स्टोरी ऑफ सक्सेस। ये मेरी स्टोरी ऑफ सक्सेस के लास्ट चैप्टर का पहला पेज है। ऐसी बातें खुद को बोलिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, और सीधा जाके एग्ज़ाम पे टूट पड़िए। यही है, इससे आगे कुछ नहीं होता है। आपके साथ में अभी भी हूँ, आपके साथ में बाद में भी हूँ, आपके साथ में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका रिजल्ट हूँ। बात समझ में आ गई? तो हाँ, यही सब है मेरे पास कहने के लिए, यही सब चीज़ें मुझे आपको एक बार बतानी थी, पढ़ानी थी।
अगर अभी मेरे से कुछ मिस हो गया है तो मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में मैं आपको वो भी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को काम रखें, ठीक है। फिर हम मिल के मेन्स की तैयारी, मेंस, ठीक है। मेंस के लिए आपको अभी प्लीज़ कोई भी कोर्स वोर्स मत ज्वाइन करिएगा। आराम से मैं बताऊंगा पहले कि क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, क्या चीज़ें बुरी होती हैं, तब जाके मेंस का कोई डिसीजन लेना। अभी शांति रखो, परेशान मत होना, ठीक है। कट ऑफ्स के स्पेकुलेशन में, कीज़ की चक्कर में अपने दिन रात ख़राब मत करना, किसी की कुछ ठीक नहीं होती। विजन के भी कम से कम आपको 3-4 क्वेश्चन इस बार भी गलत देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक चीज़ हो गई। 2024 वाले बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उनके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उनको क्या करना है, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें डील करेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए और शांति एकदम बनाए रखिए, ओके। मन को शांत रखिए, किसी से ज़्यादा बात मत करिए, घर वालों से कर लीजिए लेकिन अच्छी बात है, ओके। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज सत्यम जैन signing off on YouTube for one last time before UPSC Prelims 2023, as your brother, always here, and just be proud of your effort that you have put from the last prelims examination to this prelims examination. 22 जून को रिजल्ट आया था, वहाँ से लेके अभी तक आपने जितना एफर्ट डाला है, आई वॉन्ट यू टू बी प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज आई एम सुपर प्राउड ऑफ योर एफर्ट, सुपर 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 प्राउड। बाकी दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, आपको पता है, बहुत है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल